देख रहे हैं, मैं हूं हमीर सिंह। अभी आप जानते हैं दिल्ली में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और अभी हमारे साथ जो कैंडिडेट हैं वो सभी कैंडिडेट से कैसे अलग हैं। जनता राजा, जनता कैसे राजा हो सकती है, बात करेंगे। और पार्टी लाइज डेमोक्रेसी देश में अगर आ जाती है, क्योंकि आजकल पार्टियों की बहुत सारी होड़ लगी हुई है, पार्टियों के पीछे लोग बहुत सारा, उन्होंने कहा कि खर्चा कैसे कम करें, बहुत सारे सवाल हैं, जन समस्याओं का समाधान क्या हो, कैसे हो। तो सर, आप जैसे कि जनता राजा और पार्टी लाइज डेमोक्रेसी कैसे संभव है देश में, क्योंकि आजकल हर पार्टियां बहुत सारी बनी हुई हैं, सभी ने अपना अपना चुनाव चिन्ह बना रखा है, एक पार्टियों के पीछे बहुत सारे भगदड़ मची रखी है और देश में बहुत खर्चा कर रहे हैं लोग। कितना भी चुनाव आयोग कदम उठाए, सकता ही करे, तो किस तरीके से पार्टी लाइज डेमोक्रेसी संभव है? पार्टी ने डेमोक्रेसी आप देख रहे हैं कितना आपस में झगड़ा युद्ध जैसा ऐसा प्रतीत होता है कि पार्टियां एक दूसरे को बुरा भला कह रही हैं, एक दूसरे का विरोध कर रही हैं और कंपटीशन सा चला हुआ है। एक कहता है हम 2100 रुपए देंगे, दूसरा कहता है 3100 देंगे, तीसरा कहता है 5100 देंगे। तो ये जो होड़ लगी हुई है ये सिर्फ वोट लेने की होड़ है। और पार्टी लेस कैसे चलेगी? मेरा ये मानना है कि ऑलरेडी हमारा संविधान किसी पार्टियों का नाम नहीं लेता, जी। है ना। पार्टियों का नाम हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से आया और चुनाव आयोग बना। चुनाव आयोग को एक जिम्मेदारी सौंपी गई फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की। तब ये पार्टियों का चलन ज्यादा होता चला गया। तो हमारा पार्टीलेस कहने का मतलब है कि जनता को पार्टीलेस ही होना चाहिए। जनता अंधभक्त बन के रह जाती है पार्टियों की, क्योंकि कुछ ही लोग गिने गुने होते हैं जो पार्टियों से फायदा उठा रहे होते हैं, लेकिन बाकी जनता को तो उसकी समस्याएं हैं, उनको समाधान चाहिए उन समस्याओं का। अगर समाधान चुनाव जीतने के बाद हर बार वो सोचते हैं कि अब ये नया कैंडिडेट आया है, ये हमारी समस्या दूर करेगा, ये नई पार्टी आई है, ये हमारी समस्या दूर करेगी, तो समस्या जस की तस बनी रहती है और वो कैंडिडेट जीत करके अपने लग जाता है। अच्छा सक्सेना जी, ये उम्मीदवार कैसा हो, उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? जैसे आपने बहुत सारे ये लिख रखा है कि उम्मीदवार शिक्षित हो, योग्य हो, सच्चा हो, ईमानदार हो, लेकिन आजकल हमारे देश में तो बहुत सारे अनपढ़ गंवार, बहुत बड़े 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 मिनिस्टर बैठे हुए हैं। हमारा ये कहना है कि जो ये चुनाव चिन्ह का चक्कर है, इसी की तो लोग खरीद फरोख्त करते हैं। अगर ये बंद हो जाए और हमारा एक हम उस पर प्रयास कर रहे हैं कि उम्मीदवार का चेहरा ही चुनाव चिन्ह हो। जब उम्मीदवार का चेहरा ही चुनाव चिन्ह होगा, इससे हमारा मतलब है कि उम्मीदवार ने जो क्षेत्र में जनसेवा की होगी तो लोग उसे जानते होंगे, तो बहुत ज्यादा प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसने जिस जिस के काम हुए, जिस जिस क्षेत्र में उसने काम कराए हैं, वो उस क्षेत्र की जनता उसे जानेगी और उसे उसके चेहरे के आधार पर, उसके काम के आधार पर वोट करेगी। तो इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? इससे सबसे बड़ा फायदा होगा कि जो पूरी तरह पैसा बहाया जाता है, अनाप शनाप पैसा जो ये लोग लाते हैं, इनके पास होता है पैसा, है ना, गलत ढंग से कमाया हुआ। आपके अनुसार चुनाव चिन्ह? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो पैसा ये लोग चुनावों में खर्च करते हैं, आखिर ये पैसा है तो जनता का ही, तो ये बर्बाद जाता है और उसी का नतीजा आप भुगतते हैं कि चुनाव के बाद महंगाई बढ़ जाती है। तो इसको हमें रोकना होगा। तो चुनाव खर्च कितना होना चाहिए आपके हिसाब से, कैसा होना चाहिए और कैसे खर्च हो? मेरा ये कहना है कि चुनाव जो सीमा है, वो लोग जैसे पार्टियों के कैंडिडेट होते हैं, इसमें दो तरह से खर्चा आता है। एक तो उम्मीदवार कर रहा होता है और एक पार्टियां कर रही होती हैं। पार्टियां बड़े बड़े बैनर होर्डिंग लगा के उसी उम्मीदवार का प्रचार कर रही होती हैं, है ना, और उधर उम्मीदवार अपना। तो उम्मीदवार की अपनी खर्चे की सीमा तो चुनाव आयोग के हिसाब से है, मगर उसका खर्चा तो कर दिया किसने? उसकी पार्टी ने। मगर हमारे निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ क्या होगा? ना तो हमारी कोई पार्टी, ना हम इतना पैसा हमारे पास जो हम खर्चा कर सके। तो बड़ा क्लियर है कि सिर्फ ये चुनाव है, आपने सेवा करी है उस आधार पर वोट मिलना चाहिए, ना कि पैसा खर्च करने के आधार पर वोट मिलना चाहिए। तो पैसे की सीमा तो जितना बहुत उचित हो उतना ही खर्च कराया जाए। जैसे उचित क्या है? हमें नामांकन के समय हमें फीस देनी पड़ती है, हमें छोटा मोटा प्रचार करने की फीस दे, बड़ा इतना बड़ा जाहू जलाल करने का क्या जरूरत है? ठीक है, तो हमारा मानना है कि अब ये खर्चे कम होने चाहिए। जी। जैसे कि चुनाव प्रचार के लिए आवश्यक संसाधनों का ही प्रबंध होना चाहिए, आपका तात्पर्य ये है। अब सर, अगर पार्टी ले डेमोक्रेसी की तरफ से जनता राजा, जो आप जनता को बार बार कहते हैं, अगर जनता लक्ष्मी नगर के आपको चुन के भी ले आती है, तो आप अकेले किस तरीके से, जो 69 विधायक रहेंगे, तो उनसे किस तरीके से यहाँ पर विकास करा पाएंगे? क्या सारी व्यवस्थाएं करा पाएंगे आप? पहले तो मैं आपके पिछले प्रश्न का भी थोड़ा सा और जवाब देना चाहता हूं कि पैसा अगर नहीं होगा तो चुनाव प्रचार कैसे होगा? जी। आपने देखे कि मंदिर बनते हैं, धार्मिक स्थल बनते हैं, उनमें पैसा कैसे आता है? उनमें लोग पैसा तो देते ही हैं। अगर मैंने एक जगह काम किया था, एक मंदिर बनवाया था, मगर उसमें मैंने पैसा नहीं लिया,
तो लोगों ने क्या करा, लोगों ने सामान दिया, लोगों की श्रद्धा जागी उस मंदिर के प्रति। बिल्कुल इसी तरह से उस उम्मीदवार के प्रति अगर लोगों में श्रद्धा है तो उसे पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके पर्चे, बैनर, पोस्टर जनता छपवा के देगी। वो चाहेगी कि इन्हें चुनाव जिताया जाए। अब आप दूसरा प्रश्न बताइए। सर आप तो ना तो चुनाव के लिए पैसा लेते हैं, ना दान लेते हैं, ना दान देते हैं। आपकी एक रणनीति ये भी है, क्योंकि पार्टी डेमोक्रेसी में आपने लिखा हुआ है कि हम ना तो दान लेंगे ना देंगे, तो फिर लोग कैसे मदद कर पाएंगे आपकी? बिल्कुल, अगर वो मुझे पैसा देते हैं तो मुझे उसकी रसीद काट के देनी होगी। लेकिन अगर वो सामान दे रहे हैं तो सामान वो बंटवा रहे हैं मेरे नाम से। कोई दिक्कत नहीं है कि एक आदमी ने पर्चे छपवा दिया, उसका पैसा है, उसने खर्च कर दिया और लगा दिया। तो उसमें वो तो उसकी श्रद्धा है, वो पैसा मुझे दे या किसी और को दे। तो पैसा लेने की बजाय अगर हम सामान लेंगे, वो सामान बंटवाएगा, तो वो उसमें क्या दिक्कत आई? कोई भी दिक्कत नहीं आई, कोई उसमें गबन नहीं होगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, क्योंकि उसका पैसा वो खर्च कर रहा है, वो ही पर्चे बंटवा रहा है। तो क्योंकि उसकी हमारे प्रति श्रद्धा जागी है, तो अगर श्रद्धा होगी तो खर्चे कम होंगे। लक्ष्मीनगर की जनता अगर आप पर भरोसा करती है तो आप क्या करेंगे, और आप अकेले विधायक अगर बन जाएंगे तो किस तरीके से सरकार में बदलाव कर पाएंगे आप? बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से वो हूं कि बड़ा मैं इस पे इत्तेफाक रखता हूं कि एक तो एमएलए फंड होता है, जी। हमें फंड मिलता है कि भाई वो साल के अंदर उतना फंड खर्च करना होता है ना? जो भी चीजें बनती हैं, सड़कें बनती हैं या जो भी चीजें बनती हैं, है ना? वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप होता है क्षेत्र में, वो उसी फंड से किया जाता है। इसके अलावा भी हम अगर चाहेंगे तो विधानसभा में आवाज उठाएंगे कि हमारे क्षेत्र में या दिल्ली में इन इन चीजों की कमी है, इन इन चीजों की दिक्कत है। जैसे प्रदूषण हुआ दिल्ली में, जानलेवा प्रदूषण था, तो हम सरकार से करेंगे ना, उसका विरोध करेंगे ना, उससे पहले तो गुजारिश करेंगे। अगर वो नहीं करती तो फिर हम विरोध भी करेंगे। हम कहेंगे कि नहीं, दिल्ली को प्रदूषण रहित बनाओ, दिल्ली की सड़कें टूटी फूटी इन्हें ठीक करो। गाजीपुर में कूड़े का ढेर है, आपको पता है कि कूड़े का ढेर बरसात में गिर गया था तो एक कार नाले में बह गई और उसमें लोग दब गए। तो ये किसकी गलती थी कि उन्होंने कूड़े के ढेर को इतना बनने दिया? अगर उसका हाथ के हाथ निस्तारण होता रहता तो ना ढेर बनता, ना वो मतलब जो कार उसमें नाले में जाती। तो इसी तरह बहुत, यमुना का प्रदूषण देखिए, लोगों को छठ मनानी थी, लोग छठ नहीं मना पा रहे। उनसे कहा गया कि पार्कों में गड्ढे खोदो, उसमें पानी भरो और उसमें छठ मनाओ। अब क्या कहते हैं, आप नदियों की पूजा करवा रहे हैं। हम लोग, हमारी संस्कृति में नदियों की पूजा करना लिखा है, और हम नदियों की पूजा ना करके बजाय एक टब में हम छठ मना रहे हैं। अभी पिछले पे मकर संक्रांति का स्नान था, कितने लोगों ने स्नान किया? कर ही नहीं पाए, क्योंकि यमुना झाग वाली यमुना है, प्रदूषित यमुना, उसका पानी पीने लायक नहीं है, और उसमें फिर डुबकी लगाना असंभव है। सर चुनाव के दौरान ना बहुत सारे वादे कर दिए जाते हैं चुनाव के नेताओं के द्वारा, तो कैसे वादे पूरे होंगे आपके अनुसार? जी, हमारा ये कहना है कि जितनी भी पार्टियां वायदे करती हैं वो चुनावी घोषणा पत्र से करती हैं, जी। क्योंकि वो हस्ताक्षर उस पर किसी के नहीं होते, कोई जिम्मेदारी उसकी लेता नहीं। पार्टी कहती है हमारा घोषणा पत्र है, मगर उस पर उसे कानूनी कागज तो बनाओ, उस पर कोई हस्ताक्षर तो करे। तो हमारा कहना यह है कि उसके लिए एक शपथ पत्र दो, यानी जनता आपके से लोगों से कहेगी कि शपथ पत्र दो और हमारा वोट लो। अर्थात उसमें लिखो कि जो वायदे मैंने चुनावी घोषणा पत्र में किए इसे मैं पूरा करूंगा, हर संभव पूरा करूंगा, प्रयास करूंगा और पूरा भी करूंगा। अगर मैं पूरा ना करूं तो मुझे पद से हटा दिया जाए। तो ये शपथ पत्र में वो लिख के दे, बकायदे एक एफिडेविट बने, स्टाम्प पेपर पर बने। आप देखिएगा कि जनता की समस्याओं का समाधान हो जाएगा, क्योंकि जनता की समस्याएं इसी राजनीतिक प्रदूषण की देन है। तो जब वो शपथ पत्र देंगे उन्हें करना पड़ेगा समाधान, क्योंकि वो एक कानूनी कागज बन जाएगा। तो हमारा ये मानना है कि भाई आप जनता को शपथ पत्र दें, तब जनता आपको वोट दे। तो लक्ष्मीनगर विधानसभा में आप जनता को शपथ पत्र दे रहे हैं? बिल्कुल, मैंने एक शपथ पत्र बनवाया है। मैंने पिछले इलेक्शन में भी मैं चुनाव लड़ा था, और मैंने उसमें भी अपने पर्चे के पीछे वो शपथ पत्र छापा था। तो छाप करके हम लोग जनता में बंटवाते हैं कि कल को हम अगर जीत गए और हम काम पूरे ना कराएं तो जो सबके साथ होगा वो हमारे साथ भी हो, जो हम लिख के देना वो हमारे साथ किया जाए। तो उसमें यह कि मैं आय से अधिक संपत्ति नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आदमी भ्रष्टाचार से संबंधित अर्जी करता है। तो हमने उसमें लिखा है कि अगर किसी भी समय उस उम्मीदवार की या उस जो चुने हुए प्रतिनिधि की संपत्ति आय से अधिक पाई जाती है तो वो सारी संपत्ति उस राज्य की या उस देश की हो, तो इसलिए वो संपत्ति फिर अर्जित नहीं कर पाएगा। सर लक्ष्मीनगर की जनता अगर आप पर भरोसा कर लेती है तो सबसे पहले आप 4 काम कौन से कर पाएंगे? जी, 4 काम करने के लिए जो मैंने देखा है कि फ्री बीज तो हम नहीं बांटेंगे, क्योंकि फ्री बीज का हमारा ये मानना है कि दिल्ली का एक बजट है। अब ये लोग कहते हैं कि हमें ये देंगे वो देंगे, मैं ये पूछना चाहता हूँ कितने लोगों को देंगे, उससे कितना पैसा खर्च होगा? अभी दिल्ली का बजट कितना है?
वो बजट कहां से आएगा? तो इनके पास, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। तो हम लोग जो विकास के कार्य हैं, जैसे कई सारी समस्याएं हैं, वो हम लिख के दे रहे हैं अपने पर्चे में। जैसे ट्रैफिक जाम की समस्या है, सीवर जाम रहते हैं, जल भराव हो जाता है, यमुना प्रदूषित हो रही है ना। और अपने क्षेत्र की बात करें तो पार्क वगैरह डेवलप तो किए जाते हैं, मगर वो धार्मिक और उस कार्यों के लिए दिए ही नहीं जाते, धार्मिक आयोजनों के लिए नहीं दिए जाते। तो हम ये उन लोगों के लिए, वो धार्मिक आयोजनों के लिए उपलब्ध कराएंगे, है ना। और जगह जगह आप ये देख रहे हैं ई रिक्शा चले, ई रिक्शा जमघट बन जाता है, क्यों ना इनके रूट डिसाइड किए जाए, है ना। लक्ष्मी नगर में आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ की जनता के विकास के लिए, तो यहाँ पे मुख्य समस्या क्या लगती है आपको? भी है यहाँ की मुख्य समस्या एक नहीं अनेक है। आपको लगता है कि एक है ना, कूड़े की गाड़ी आती है ना, फिर भी कूड़ा सड़कों पे पड़ा होता है। आप सुबह ही सुबह आइए तो जितने भी लोग हैं अपने घर से कूड़ा निकाल के सड़कों पे फेंक देते हैं। अब वो सुबह सुबह उनका मतलब जो है कहना नहीं चाहिए कि वो फिर मतलब उठाते तो हैं, लेकिन वो रात भर सड़कों पे, सुबह तक भी अगर संडे पड़ गया तो संडे के दिन पूरा दिन पड़ा रहता है। तो कूड़ा नहीं उठ पा रहा है, सफाई नहीं हो पा रही है। आप शौचालयों की स्थिति देखें, शौचालय बन तो गए हैं लेकिन अभी भी पूरे नहीं बने हैं। महिलाओं के लिए बड़ी दिक्कत है कि उन्हें ढूंढना पड़ता है कहां पर शौचालय। तो जहां सार्वजनिक स्थान है वहां शौचालय बनाए जाए, बनने के बाद भी उनका मेंटेनेंस, उसकी साफ सफाई का भी ख्याल रखा जाए, ऐसे हमारा सोचना है। और मतलब ये जैसे लोग कई सारे लगा देते हैं, कैंप लगा देते हैं, मतलब भंडारा लगाते हैं, आई चेकअप कैंप, हेल्थ चेकअप कैंप, है ना, कई पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण अभियान चलाते। मेरा ये कहना है, क्या ये ड्यूटी आपकी है? जो हमने खाद्य मंत्री बनाया उसकी क्या ड्यूटी है? अगर ये काम आपको ही करना है तो उसकी क्या ड्यूटी है? अगर शिक्षा हम दे रहे हैं तो शिक्षा मंत्री की क्या ड्यूटी है? वो स्कूलों पे क्यों नहीं ध्यान रख रहा, है ना। ऐसे ही अगर हम स्वास्थ्य का ध्यान करवा रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप हो रहे हैं या आंखों का चेकअप कैंप लग रहा है, तो जो हमारा स्वास्थ्य मंत्री है वो हॉस्पिटलों पे इस तरह का इंतजाम क्यों नहीं करा रहा कि ये बाहर गलियों सड़कों में जाके क्यों करने पड़ रहे हैं कैंप, ये हॉस्पिटलों में क्यों नहीं लग रहे? तो अगर हॉस्पिटलों में, स्कूलों में, जो ये हमारे सरकारी संस्थाएं हैं, अगर ये अपना काम सुचारू रूप से करने लग जाए तो पब्लिक को जगह जगह सड़कों में, गली मोहल्लों में कैंप लगाने की जरूरत ही ना पड़े। हम इस तरह का प्रयास दिल्ली सरकार से करवाएंगे। जनता से क्या अपील करेंगे आप लक्ष्मीनगर की विधानसभा के? जनता से हम यही कहेंगे, आपके हाथ में बहुत बड़ी ताकत है, वोट की ताकत। आप सोचते हैं सिर्फ एक बटन दबाना भर ही वोट देना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके बटन दबाने भर से एक सरकार बनती है और एक सरकार हटती है। नया प्रत्याशी आता है, पुराना हटाया जाता है, या अगर पुराना अच्छा है तो वो दोबारा आ सकता है। लेकिन आप उस वोट की ताकत को नहीं समझते। लोग गलत चुन के अगर चले जाते हैं तो वो करोड़ों करोड़ों का हिसाब किताब इधर से उधर कर देते हैं। तो आप ऐसा जनसेवक उम्मीदवार चुनिए जिसको आपने परखा है, देखा है, योग्य है। अगर वो चुन के जाएगा तो निश्चय ही आपकी समस्याओं का समाधान करेगा। और दूसरा, आप उससे शपथ पत्र अवश्य मांग, उसके चरणों में गिरने के बजाय आप उससे शपथ पत्र की मांग करिए कि जो कुछ आप वायदे कर रहे हैं हमें लिखित में दो। तो जनता से मैं ये कहूंगा, अपने वोट की कीमत पहचानिए। वोट, आपका वोट उसी को जो लिख कर दे सभी को, ये मेरा कहना है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद धर्मवीर जी, आपका नई सुबह चैनल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। धन्यवाद, जय हिंद। और मैं एक बार कहूंगा सभी लोग इस नारे में भी हमारा साथ दें, जय जनता की। तो देखा जिस तरीके से विमल सक्सेना जी एक अलग ही पहचान और उनके अलग ही विचारधारा है। जितने भी दिल्ली में नेता चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी सोच अलग है, उनके विचार अलग हैं और पार्टी लेस डेमोक्रेसी का मकसद अलग है। वो जो जिसको काम करना चाहिए, जैसे हेल्थ मिनिस्टर के काम हेल्थ मिनिस्टर को करना चाहिए, आम जनता कर रही है। शिक्षा मंत्री का काम आम जनता करना चाह रही है, तो शिक्षा मंत्री को काम करना चाहिए। इसी तरीके से अलग अलग मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, सरकार में बनते हैं, लेकिन वो अपना काम नहीं करते हैं। तब जाके जनता राजा पार्टी लाइज डेमोक्रेसी का उदय हुआ है। इन सारे मुद्दों पर समस्याओं को देखते हुए अगर लक्ष्मी नगर में विमल कुमार सक्सेना पर जनता भरोसा करती है तो यहाँ पर चौमुखी विकास होगा, ऐसा इनका कहना है। फिर आऊंगा किसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए। देखना भूलें फेस टू फेस मीडिया नेक्स्ट।